अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। रूस की यूक्रेन के खिलाफ जारियत दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है और अब ये लड़ाई दारहुकूमत कैफ की गलियों तक पहुंच चुकी है। और जो इतलात आ रही है यूक्रेन के वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इस जंग में 3 बच्चों समेत यूक्रेन के 198 शहरी जो हलाक हुए हैं, उसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी भी हुए हैं। और यूक्रेन का दारहुकूमत कैफ फायरिंग से गूंज रहा है। यूक्रेन के अफवाज की जानिब से मज़ाहमत की खबरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन हुकाम का दावा है कि वो उनके अफवाज ने 14 जंगी रूसी तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक तबाह कर दिए हैं, जबकि इन 3 से 4 रोज के अंदर 3,500 रूसी फौजियों को भी मार गिराया। इसके साथ साथ यूक्रेन के सदर ने इस खतरे का इजहार भी किया कि रूस की फौज दारहुकूमत पर काबिज होने का फैसला कुन हमला करने वाली है। यूरोपीय रहनुमा पर वाजे भी किया उन्होंने कि शायद वो उन्हें आखिरी बार जिंदा देख रहे हों। यूक्रेन के सदर की तरह यूक्रेन शहरी भी इस वक्त बेबसी की तस्वीर बनी है। और सिर्फ यही नहीं, जो आदादो शुमार सामने आए हैं, जो अपडेट सामने आई हैं, G7 ममालिक की रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी, यूरोपीय यूनियन का रूस और बेलारूस पर मजीद पाबंदियों का जो ऐलान सामने आया। और रूसी फ़ज़ाई कंपनी ने यूरोप के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। और इसके साथ साथ सऊदीया की अगर बात करें, ओपेक प्लस मुआहदे के तहत रूस से ताउन जारी रखने की तस्दीक की है। डेनमार्क की रूस के खिलाफ रजाकारों को मुसल्लह जद्दोजहद की दावत दी गई है। और जो पैगाम दिया गया वो ये है कि आज़ादी का मामला है, कोई भी अपनी पसंद से फैसला कर सकता है। जबकि पोप फ्रांसिस का यूक्रेन तनाज़े ख़त्म करने पर जोर, हथियारों को खामोश कर दें। पोप फ्रांसिस की जानिब से कहा गया अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाने की करारदाद भी मंजूर की गई है। तनाज़ा बढ़ता ही चला जा रहा है, हालात मजीद ख़राब हो रहे हैं। बात करें, हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नेटो की फोर्सेस ने अमलन कोई कार्रवाई नहीं की और सदर जो जिस तरीके से अमलन मदद करनी चाहिए थी वो नहीं की यूक्रेन हुकूमत की। इसकी आप अभी तक क्या सूरत हाल वजह समझ नहीं लगता क्या है कि आपको कोई जो आगे मिलिट्री वॉर चल रही है, नेटो किसी सूरत में उनकी मदद कर सकता है? और जो अभी तक रूस और यूक्रेन तनाज़े इस मौके के ऊपर अब की जो सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि ये जो तनाज़ा है इस वक्त होना हालात नागुज़िर थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नामुमकिन है और ना ही कोई मुस्तकिल करीब में नेटो यूक्रेन की मदद के लिए आएगा। उसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। दूसरी बात ये है कि नेटो की तरफ से तवक्को ये है कि यूक्रेन रूस के मद्दे मुकाबल खड़ी हो। ये दुरुस्त नहीं है। आपने कुछ आदाद शुमार बताए जो यूक्रेन की हुकूमत की तरफ से बताए जा रहे हैं, लेकिन वो आदाद शुमार जो है अस्करी हिकमत अमली के तहत जो इस वक्त देखने में नजर आ रही है, वो मेरे ख्याल से गलत है या दुरुस्त नहीं। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ 112 सिविलियन कैजुअल्टीज हों और 3,500 रूसी जो फौजी हैं वो मतलब जा बहाक हो। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त रूस की जो अस्करी ताकत है या अस्करी हिकमत अमली, उसके तहत 30 तक रूसी अफवाज पहुँच चुकी है। तकरीबन 300-400 किलोमीटर एक तरफ और कहीं तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर जो जगह है वो रूसी जो है फौज के पास है। इसके अलावा अगर आप उनकी नेवल पोस्ट को भी देखें तो वहाँ की जो यूक्रेनियन अस्करी जो क़यादत है या जो मुख्तलिफ उसके फैक्शंस हैं, वो रूसी जो इस अस्करी ताकत उसके साथ मिल रही है। इस वक्त पूरी कोशिश है दुनिया की कि यूक्रेन को किस तरह इस बात में खड़ा रखें कि वो शहरों के अंदर जंग लड़े, लेकिन शहरों पे शहरी जो है जंग नहीं लड़ सकते एक मिलिट्री ताकत के खिलाफ। और ये बात तस्वीर उसकी एक और चीज़ भी वो ये है कि इस तमाम सूरत हाल में जो एयर सिक्योरिटी है वो रूस के पास पहले दिन से उनको हासिल होगी। अब ऐसी सूरत में अगर नेटो चाहता तो शायद दिफाई निज़ाम या बाकी निज़ाम यूक्रेन को दे सकता था, इसका उनकी काबिलियत एयर के जरिए कर सकता था, लेकिन वो भी आपको देखने चाहिए और ना ही वो काम करेंगे, क्योंकि उनको खदशा है कि अगर वो ये काम करते हैं तो शायद जंग यूरोप तक आती है और अगर जंग यूरोप तक या नेटो के मेम्बरान तक आती है तो फिर पूरी यूरोप है उसको जंग में डालना पड़ेगा। क्योंकि नेटो का असूल ये है कि आर्टिकल 5 के तहत अगर एक नेटो मुल्क पर हमला होगा तो तमाम नेटो ममालिक इसका जवाब देंगे। इस पूरी कोशिश है नेटो की कि जंग जो है यूरोप तक आती है। तो अनकरीब मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 1 या 2 दिन तक या मुश्किल से 3 दिन तक यूक्रेन की हुकूमत या यूक्रेन की इस वक्त सिचुएशन है वो रूस के हाथ में तब्दील हो जाएगी।
ठीक है, आपने जिस तरीके से बताया ये बात आया है कि नेटो का मेंबर नहीं है, नेटो बाउंड नहीं है कि उधर कार्रवाई करे, लेकिन ये वाज़ेह था कि पुतिन का निशाना यूक्रेन ही है, और या मतलब प्लानिंग के हवाले से यूरोपीय मुल्क पर हमले का कोई इरादा नहीं था, तो इससे पहले क्यों इतनी तादाद में नेटो फोर्सेस को और इक्विपमेंट को वहाँ जमा करने का जवाब क्या था पुतिन एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरीके से कहा कि मैं हमेशा से सिफारतकारी और गुफ्तगू से तनाज़ात का कायल रहा हूँ, और जो मामलात चल रहे हैं तनाज़ात के हल की ख्वाहिश को कमज़ोरी की अलामत नहीं समझना चाहिए, या तनाज़ात हल होने चाहिए? देखिए, इसमें दो तीन चीजें जो तारीखी पस मंजर में हमें लिए बहुत जरूरी है। इसमें पहले पेरिस की जब 1990 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, 2005 में एक माहदा आया था नेटो और रूस के दरमियान, नेटो रशिया फाउंडेशन एक्ट। इसके तहत ये कहा गया था कि नेटो कभी भी जो है यूक्रेन तक नहीं आएगा, और ना ही ईस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं उनके विस्तार शामिल करें। लेकिन अगर आप देखते हैं नेटो की जो शमूलियत है ममालिक के अंदर, उसके मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक को उन्होंने तदरीज मतलब दर्जा ब दर्जा नेटो के अंदर दाखिल किया, जिसमें पोलैंड है, जिसमें बहुत सारे बाकी ममालिक बाशमूल मोल्दोवा और ये इस तरह के तमाम ममालिक। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर मसला ये है, जब आप ये काम करते हैं तो जाहिर है फिर मामलात दूसरी तरफ जाते हैं। और इस वक्त यूक्रेन के बारे में जो चीज़ हमें जानने की जरूरत है वो ये कि यूक्रेन नस्लन रूसी है, और इसके अलावा ये हमेशा रूस का हिस्सा रहे हैं, इसका कम अज कम नजदीकी जो यूक्रेन है, और जो बाकी यूक्रेन है वो भी इनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे, जैसे यूक्रेन बेलारूस ये तमाम इलाके थे। नेटो की यहाँ अपनी आमदोरफ्त लाना या तीसरी पोर्ट की एक्सेस जो रूस का असल रुसूख है उससे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रूस की जो एक्सेस है ब्लैक सी तक या कैस्पियन सी तक या टर्की तक, ये तमाम चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसलिए जो इस वक्त खिलाफ वर्जी की गई है वो दर हकीकत नेटो की तरफ से की, जहाँ उन्होंने ये तासुर दिया कि यूक्रेन को अनकरीब वो अपने अंदर शामिल कर लेंगे, और अगर ये शामिल कर लेंगे तो जो दिखाई असल रिसूख के बारे में निकल कर दिखाई अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। जाहिर है जब आप ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं तो फिर मामला दूसरी तरफ जाते हैं। माहिर जो बात आप जिस तरीके से कर रही हैं, जंगें कभी भी मामलात का हल नहीं होती, लेकिन अभी की जो सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, कशीदगी बढ़ी, अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जा रही है कि इजलास बुलाने की बात की जाए, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझ रही हैं? क्या यूक्रेन की हुकूमत मुज़ाहमत कर सकेगी या रूसियों का कब्जा हो जाएगा, और उसके बाद के असरात क्या नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, मुमकिन नहीं है कि यूक्रेन की हुकूमत मुज़ाहमत कर सकती है, क्योंकि एक तो ना ही उनके पास इस वक्त लॉजिस्टिक्स है, ना ही उनके पास इस वक्त एक स्टैंडिंग आर्मी है, और ना ही उनके पास उनके शहर है। खाली दारुल हुकूमत के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जंग जो है वहाँ जाके रुक रही है। बाकी जो तमाम उनके शहर हैं वो एक तरह से रूसी कब्जे में है इस वक्त, और इसके अलावा तकरीबन 800 से ज़ायद जो टारगेट्स हैं, डिफेंस टारगेट्स उनके पास हैं, एयर सिक्योरिटी रूस के पास है, चारों तरफ से हमला किया गया। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि यूक्रेन एक रूसी ताकत के सामने खड़े हो सके। अगर आप अदाद शमाल की बात भी करते हैं तो रूस का और यूक्रेन का जो तनासब तकरीबन 7 से 1 है, यानी कि 7% एडवांटेज रूस के पास है, 1% एडवांटेज यूक्रेन के पास है असली नौयत में। और फिर असली नौयत के अलावा आपने ये चीज़ देखनी होती है कि महज हथियार खुद ब खुद नहीं चलते, और हथियारों को चलाने के लिए भी चाहिए। अभी जो चीज़ हैरान कुन है, जो इस तमाम चीज़ में सबसे बड़ी हैरान कुन बात है कि आपको नेटो से रोज बयान आ रहा है कि आज हमने इतने गने दे दी, हमने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो है यूक्रेन को दे दिए। उन्होंने वो यूक्रेन को दिए कैसे? मतलब वो क्या समुद्री जहाज के जरिए लेके गए, उनकी सरहद में किस तरह ऊपर से उन्होंने गिराए, मतलब किस तरीके जो है वो उन तक पहुँचे। और इस वक्त अमेरिकन डिफेंस जो है वो भी ये कह रहा है, यूरोपियन के मुख्तलिफ ममालिक भी ये कह रहे हैं, जर्मनी भी ये कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उनकी जमहूरी हुकूमतों को उठाना चाहिए जो उनके वहाँ जो अपोजिशन में है, कि ये तमाम तर जो हथियार हैं ये यूक्रेन तक पहुँचेंगे कैसे, और अगर पहुँच भी जाते हैं तो उसके बाद इनको हथियारों को कौन इस्तेमाल करेगा? क्या यूक्रेन की सिर्फ ताकत इस्तेमाल करेगी या आम शहरी इस्तेमाल करेंगे? और अगर आप आम शहरी इनको इस्तेमाल करेंगे तो फिर जाहिर है ये आपके जो जंग के असूल हैं या हथियारों के जो असूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। क्योंकि अगर आप सिविलियंस को इस तरह के हथियार देते हैं तो उससे कभी जंग खत्म नहीं होती है, लेकिन एक इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट आर्म्स के ऊपर शुरू होगी और ये तमाम हथियार गुम जाएंगे, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ तक रसाई कर सकें।
जी, हमारे सभी जितनी भी बातें आपने की रूस और यूक्रेन के जंग में दुनिया को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। तुर्की ने जिस तरीके से मैदान में आकर बात की है, लेकिन और रूस को भी पेशकश की गई है। हम हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो हालिया रूस का दौरा किया उस पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है। तो हमारी ख़ारजी लिहाज से आप क्या समझती हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या अभी तक की जो स्ट्रेटजी है वो बेहतर है? देखिए, अभी तक जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो बेहतर है, लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त इस खत्ते के अंदर एक बात वाज़ेह है, वो ये है कि इलाकाई मसाइल का हल इलाकाई ताकतों के ज़रिए है। गैर इलाकाई ताकतें आपके मसाइल में आपके साथ नहीं खड़े हैं। यही चीज़ जो है दुनिया के साथ दावर हुई है यूक्रेन के मसले में, जहाँ गैर इलाकाई ताकतें यूक्रेन को एक बहुत बड़ी जंग में छोड़ के चली गई। और अभी ना सिर्फ यूक्रेनियन जो बाशिंदे हैं वो हर जगह के पर पनाह गजीरों के तौर पर देखने में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो यूक्रेन की दारुल-हुकूमत उनकी वसाकत थी पिछले 10 सालों में 20 सालों में, जो है आप एक तरह से कह सकते हैं 1990 के बाद अभी तक वो सारी की सारी जो है जंग में खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई इस मुल्क को दोबारा खड़ा करेगा तो जाहिर है उसकी वहाँ इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट नोयत की है। दूसरा मसला ये है कि इस वक्त इस खत्ते में 3 बड़े मसले हैं। एक मसला तो गैर इलाकाई ताकतों का की दखलंदाजी, दूसरा ये कि गैर इलाकाई जो ताकतें हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक बना गजीर देती हैं, यानी कि अभी यूक्रेन में भी औरतें बच्चे ले रहे हैं और जो मर्द हैं उनको कहा जा रहा है 18 से 20 साल 18 से 7 साल की उम्र में कि वो वापस जाके जंग करें, जबकि वहाँ से इतनी तादाद में लोगों के निकलने का मतलब ही यही है कि लोगों का इस जंग के ऊपर एतबार नहीं। तीसरा मसला ये है कि इस वक्त जो बैंकिंग सैंक्शंस हैं, जो बैंकिंग सैंक्शंस है वो सिर्फ रूस पे नहीं लगाई गई हैं, ईरान पे लगाई गई हैं, आपकी मुख्तलिफ एंटिटीज पे न्यूक्लियर की वजह से लगी गई हैं, इसी तरह चीन के ऊपर लगाई गई हैं, अफगानिस्तान पे लगाई गई हैं। अगर आप 90% ममालिक के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे जो यकतरफा होंगी और जिनका बैनुल अक़वामी कानून में कोई जवाब नहीं है, अगर आप वो लगा देते हैं तो फिर जाहिर है ये जो ममालिक हैं जहाँ की बड़ी दुनिया की आबादी आबाद है वो अपनी तरक्की के लिए अल्टरनेटिव देखेंगे, जिसमें चाइना का बैंकिंग सिस्टम है, किप्स है, इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें। तो ये एक लिहाज से आप कह सकते हैं डिफाइनिंग मोमेंट है बैनुल अक़वामी ताकत में, जहाँ ताकत का तवाज़ुन जो है शिफ्ट हो रहा है अमेरिका की चढ़ाई से निकल कर शायद मल्टीपोलैरिटी की तरफ। अच्छा, हमारे सबब कई पाकिस्तानी तलबा वहाँ पे मौजूद हैं। सिफारती अमले की शिकायत भी सामने आ रही है कि ताउन नहीं हो रहा और उनके खुराक की कमी का भी सामना है। इस तरीके से जो सारी सूरत हाल वहाँ पे मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आप समझती हैं कि रूस या यूक्रेनी गवर्नमेंट से इस हवाले से कोई मामला तय पा सकती हैं, या सूरत हाल के हवाले से किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, अभी आप एक बहुत अहम करके आए हैं जिसमें आप रूस के सदर से न सिर्फ आपने बातचीत की है, लेकिन आपने पाकिस्तान के दरमियान ताउन को स्टॉप करने की बात की। ऐसी सूरत हाल में हमें यकीनन रूस से बात करनी चाहिए और दर्शन कैसे करना चाहिए और यूक्रेन से भी बात करें, क्योंकि आप वो लोग हैं, अपनी सेफ्टी जो है आपकी अवलेन, और एक जंग के अंदर जहाँ आप शरीक नहीं है, जहाँ आप समझते हैं कि इसका फैसला बहकीकत ज़मीनी फैसलों से होगा, तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी है कि आप रूस की हुकूमत के मुखालफत से बातचीत करें। अगर आप रोमानिया नहीं जा सकते हैं, पोलैंड नहीं जा सकते हैं, तो बेलारूस को जा सकते हैं, और अगर आप बेलारूस वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ ज़मीन के रास्ते आप आगे जा सकते हैं। इसलिए जो भी रास्ता मिलता है, चाहे रोमानिया मिलता है, मोल्डोवा बनता है, ये सिर्फ रूस आपको बात करनी चाहिए और आपको यकीनन बात करनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, ये तमाम सूरत हाल के हवाले से कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल है, क्या अमेरिका और यूरोप अपनी इलाक़ाई बालादस्ती कायम रख सकेंगे और यूक्रेन पर जो हमला है, क्या रूस की आलमी अहमियत जो है वो बहाल हो पाएगी? ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका आने वाले वक्त में अंदाज़ा हो सकेगा कि ये जो जंगी सूरत हाल है ये किस हद तक आने वाले वक्त में नुकसान दे सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्ज़ियाकार, और रूस और यूक्रेन की जो जंगी सूरत हाल है उस पर बात हो रही थी। रूस
रूस और यूक्रेन तनाज़े के हवाले से बात हो रही है और सवालात बहुत सारे सामने आ रहे हैं। क्या अमेरिका की जानिब से पाबंदियों का अमल, पाबंदियों से मुतासिर कौन होगा? क्या जंग सिर्फ यूक्रेन तक ही महदूद रहेगी? क्या अमेरिका और यूरोप अपनी इलाक़ाई बालादस्ती कायम रख पाएंगे? रूस यूक्रेन तनाज़े की जो खबरें हैं वो क्या हैं? क्या सूरत हाल आगे पैदा होगी? अक़वाम मुत्तहिदा का जो हंगामी इजलास तलब किया गया है पोप फ्रांसिस की जानिब से, और मुज़ाकरात की राह क्या हमवार हो सकती है? यूक्रेन पर हमला, क्या रूस की आलमी अहमियत भी बहाल हो पाएगी? और यूक्रेनी सदर की जानिब से जो मज़ाहमत है उसके हवाले से बात की जा रही है कि उसका क्या मतलब लिया जाएगा, और अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियां हैं उससे कौन कौन मुतासिर होगा। सिर्फ यही नहीं, जो सवालात सामने आ रहे हैं, जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ जो कि जंग की बीट चढ़ गया है, और ये जहाज़ के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं कि जहाज़ को दोबारा रूसी अपने खर्चे पर, दोबारा रूसी जो है उस खर्चे पर तामीर कर रहे हैं। कि यूक्रेनी वजारत दिफा ने कहा है कि अगर रूस ने ये तबाह किया है तो रूसी खर्चे पर ही इस जहाज़ को दोबारा तामीर किया जाएगा। जहाज़ जो तबाह किया गया है, रूस आज़ाद रियासत का ख्वाब तबाह नहीं कर सकता। ये यूक्रेन की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट के जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है। एंटोनोव को मरिया का नाम दिया गया था जहाज़ को, जिसके मायने ख्वाब के हैं, और जब ये जहाज़ को तबाह किया गया तो रूस की जानिब से एक पैगाम यही दिया गया कि उनके ख्वाब तोड़े गए हैं, जबकि यूक्रेनियों का कहना है कि उनके ख्वाब नहीं टूट सकते। कैफ के करीब रूसी फौजियों ने एंटोनोव AN-225 को तबाह किया है। तो ये जो तबाही की सूरत हाल है और ये जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी है, ये क्या रुख इख्तियार करेगी? जनरल रिटायर्ड इनायतुल्लाह नियाज़ी साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अभी जो हालिया कशीदगी चल रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान में, बहुत जंगी सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं हालात क्या रुख इख्तियार कर सकेंगे? और गो के यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है और नेटो बाउंड भी नहीं है कि उधर कार्रवाई करे, लेकिन जो मज़ाहमत सामने आ रही है यूक्रेनी गवर्नमेंट की जानिब से, आपको लग रहा है कि ये मज़ाहमत का पैगाम क्या, और ये दोनों ममालिक की ये जो जंगी सूरत हाल है क्या रुख इख्तियार करेगी? जनरल साहब, ये जो यूक्रेन का चक्कर है ये असल में काफी देर से बिल्डअप हो रहा है। यूक्रेन बहुत बार रशिया का हिस्सा रहे हैं। मैं यूएसएसआर का नहीं कहता हूँ, यूएसएसआर का भी हिस्सा था मगर रशिया का भी हिस्सा रहे हैं। ये बहुत से लोगों को नहीं पता। अभी जब यूएसएसआर टूटी है तो ये जितने ये उनके ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज थी यूएसएसआर की, वो यूरोप के साथ बॉर्डर करते थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता यूरोप ने क्या किया है, उन्होंने नेटो में लाने की कोशिश की है। अभी नेटो का जो दुश्मन है, अगर आप देखें तो ईस्ट को देखेंगे तो यूरोप का दुश्मन रशिया बनता है। अगर आप साउथ को देखें तो वो मेडिटेरेनियन सी के बाद सारे मुस्लिम कंट्रीज बनते हैं। अभी ये जो नेटो है ये इतना पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उस पर हर एक खुश रहता है कि यह अनकंसर्न है। आप नक्शे को देखें, यूक्रेन जैसे नेटो में ज्वाइन करता है तो वो उनका बॉर्डर तो रशिया के साथ है। रशिया कैसे उसको आने देगा? यूक्रेन पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, 20 आइटम के करीब हैं जिनमें वो फर्स्ट 10 में है। पुरानी चीज में, ऑयल में, इसमें उसमें काफी इनके पास रिसोर्सेज हैं जो कि इनकी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। मगर यूक्रेन की एक पॉलिसी जो फेल हो रही है वो ये है तो उनको न्यूट्रल रहना चाहिए था। उनको कोई इंटरेस्ट शो नहीं करना चाहिए था नेटो में। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं शो करना चाहिए था कि भाई वो या रशिया ज्वाइन करेंगे या नेटो ज्वाइन करेंगे। ये गलती वो कर बैठे। रशिया कैसे बर्दाश्त करे जबकि ये किसी जमाने में रशिया का हिस्सा होता था, जो यूएसएसआर का हिस्सा था, वो कैसे बर्दाश्त करे? तो ये जो एक पॉलिसी है, ऑफेंसिव पॉलिसी रशिया के लिए, ये सिर्फ यूक्रेन से नहीं है, ये नेटो कंट्री से भी है। नेटो कंट्रीज क्यों नहीं समझते कि जब आप ये इन कंट्रीज को अपने पास नेटो में लेंगे तो आप रशिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। कौन सा रशिया मामूली कंट्री तो नहीं है, रशिया वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है। अभी कुछ 20 साल तक तो सिर्फ अमेरिका सुपर पावर था, अभी नहीं।
ابھی 2 اور ملک بھی جوائن کر رہے ہیں اس کو جی ایک رشیا اور ایک چائنا. یہ زیادہ دور نہیں ہے. تو امریکہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن فارن پالیسی جو ہے وہ زیادہ وار کی ہے. انہوں نے عراق میں جانا ہے بہانہ کر دیتے ہوئے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن. آج تک نہیں پتہ چلا کہ یہ کون سے ماس ڈسٹرکشن. مگر یہ جہاں جانا چاہیں یہ ڈپلومیٹکلی جا سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ ڈپلومیسی نہیں یوز کرتے ہیں, یہ لوگ وار کیوں یوز کرتے ہیں. یہ ان کو لڑانے والا کون ہے؟ یوکرین کو اور رشیا کو. امریکہ, انگلینڈ, نیٹو. بھئی آپ کیوں اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ٹھیک, یہ جو آپ نے واضح صورتحال بتائی ہے کہ لڑانے والا کون ہے, کیونکہ امریکہ اور یورپ یوکرین میں فوج بھیجنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں, اس کا جواب تو سامنے آ گیا. لیکن یہ جو روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ سر سوال یہ ہے کہ لڑوانے کی کوشش کی گئی ہے اور حملہ کیوں ہوا یہ بھی جواب سامنے آ گیا. تو کیا تیسری عالمی جنگ کی جو باتیں کی جا رہی ہیں, جو جنگی صورتحال کی بات کی جا رہی ہے, اس حوالے سے کوئی انڈیکیشن ہے, کوئی خطرہ ہے؟ کیونکہ جنگی صورتحال صرف 2 ممالک تک محدود نہیں ہوتی, اس سے دنیا متاثر ہوتی ہے. ابھی اگر ہم رشیا کے ہوتے ہم رشیا کو کنٹرول کر رہے ہوتے, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جو بھی ہے, آپ کیسے یوکرین کو نیٹو میں جانے دیں گے؟ یہ آپ کا حصہ رہ چکا ہے. رشیا کا بھی یو ایس آر کا تو حصہ تھا. بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ رشیا کا بھی حصہ کسی زمانے میں رہ چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ملک رشیا آپ جانے دے گا نیٹو میں؟ اور میں یہ کہتا ہوں امریکہ سے اور یہ یورپین کنٹری سے کہ آپ کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ آپ یوکرین کو لینا چاہتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ رشیا نہیں آپ کو لینے دے گا. تو یہ تو ایک, اگر آپ اس کو ہسٹری کو دیکھیں تو رشیا کا یہ حصہ تھا, یو ایس ایس آر کا حصہ تھا. وہ کیسے اس کو جانے دیں گے؟ کوئی بھی پیوٹن کی جگہ ہوتا وہ یہ اجازت نہ دیتا. اب جو جنگ چھوڑ کے چھڑی ہے, یہ جنگ رشیا اور یوکرین کے درمیان طرف نہیں ہے. یوکرین کو ویسٹ سے سپورٹ مل رہا ہے. یہ ایون اے بلائنڈ مین کین سی, وہ اون کریں اون اپ نہ کریں. یوکرین کو مورل اینڈ فزیکل سپورٹ اینڈ ملٹری سپورٹ فرام ویسٹ مل رہی ہے. بس کیا یوکرین اتنا کر سکتا ہے کہ وہ رشیا کا حملہ روک سکتے؟ فی الحال تو وہ اچھا لڑائی لڑ رہے ہیں, بس کیا روک سکتے ہیں؟ رشین تو کانسٹنٹلی آگے جا رہے ہیں, کہیں پر رک جاتے ہیں, کہیں پر آگے جا رہے ہیں. یوکرین میری اسسمنٹ کے مطابق رشین حملے کو نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, سامنے کی صورتحال اور ہے اور پس پردہ جو حقائق ہیں وہ اور ہیں, لیکن کیا امریکہ اور یورپ اپنی علاقائی بالادستی جنسب قائم رکھ پائیں گے؟ اور یوکرین پر جو حملہ ہے, جو صورتحال ہے جنگ کی, کیا روس کی عالمی اہمیت جو ہے وہ بحال ہو پائے گی اس تمام تر صورتحال کے بعد؟ میری اسسمنٹ کے مطابق ہو سکتا میں رانگ ہوں. آئی تھنک امریکہ اور نیٹو کنٹری جو ہیں وہ وار ود رشیا رسک نہیں کریں گے. وہ وار ود رشیا رسک نہیں کریں گے. وہ ڈیفینیٹلی سپورٹ دیں گے یوکرین کو, مگر چھپ کے دیں گے. ہو سکتا ہے اوپنلی بھی دے دیں, ملٹری اکوپمنٹ دے دیں, مگر وہ یوکرین کے اندر داخل ہو ٹو سپورٹ یوکرین, میری اسسمنٹ میں وہ نہیں کریں گے. بیکاز دیٹ ول بی اے ویری 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 سیریس. ٹھیک, جنرل عنایت اللہ نیب صاحب, پاکستان کی جانب سے جو حالیہ دورہ ہوا, وزیر اعظم عمران خان نے یہ دورہ کیا, اس کو بھی کافی موجودہ تناظر میں اس پر بھی بات کی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر دورہ بھی اور اس کے بعد روس اور یوکرین کے آپس میں جنگی صورتحال, اس کے کیا امپیکٹ آئیں گے؟ تو پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے اوپر. یہ اس میں اصل میں یہ بہت ٹرکی سچویشن ہے, کیونکہ جو یہ ٹرپ تھی رشیا کی اور چائنا کی, یہ کافی دیر سے یہ قومی کوشش کر رہی تھی. یہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں بھی پڑھتا تھا کہ رشیا اور چائنا کو پرائم منسٹر جانے کی کوشش کافی دیر سے کر رہے تھے. ان کو ٹائم ابھی ملا. جیسے یہ چیزیں وارم اپ ہوئی, وزٹ وارم اپ ہوئی, یہ پرابلم شروع ہو گیا.
ابھی اس وقت وہ ان کو جانا پڑنا تھا. وہ رشیا کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی آپ کا بھی امریکہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں نہیں آ رہا ہوں. وہ تو بالکل ہی ان ڈپلومیٹک ہوتا. ان کو جانا تھا اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم دونوں کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے, بس دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. اس میں ہو سکتا ہے دونوں ناراض ہو سکتا ہے امریکہ زیادہ ناراض ہو, مگر امریکہ نے ہم لوگوں کو کبھی بھی مصیبت میں سپورٹ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں سپورٹ کیا. 65 وار میں آپ دیکھ لیں, ہم ان کے حصہ, ان کے نیٹو کا حصہ, ہم یہ کیا کہتے ہیں ان کے ٹیکس کا حصہ تھے, ان کے ٹیکس کے حصہ تھے ہم پاکستان. اور جیسے وار ختم ہوتی ہے, انڈیا جو کہ ان کے خلاف تھا اور رشین کیمپ میں تھا, امریکہ ابھی آپ نیو جنریشن کو نہیں پتا کہ اس وقت امریکہ نے 65 وار کے بعد سینکشن لگایا both for India and Pakistan. But why Pakistan? Pakistan was a part of your defense tax. So America is not a reliable partner. مگر اس کی خاطر ہم رشیا کو نہیں انوائے کر سکتے, اور نہ رشیا کی خاطر ہمیں امریکہ کو انوائے کرنے کی ضرورت ہے. یہ سچویشن ٹائٹ ہے, مگر ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کو افیکٹ کرے گی. میرے خیال میں جو گورنمنٹ پالیسی اس میں چل رہی ہے وہ ریئلسٹک ہے. ٹھیک ہے. جنرل عنایت اللہ نیاز صاحب, پوپ فرانسس کا یوکرین تنازع ختم کرنے پر جو زور سامنے آیا ہے کہ ہتھیاروں کو خاموش کر دیں, اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے کی قرارداد بھی منظور ہوئی ہے, تو دنیا اس سارے تنازع کو کیوں اتنا سنجیدگی سے نہیں لے رہی جو صورتحال ہے, اور یہ جو کیفیت ہے, جنگی کیفیت ہے, یہ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں, اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور کس حد تک کے اس کے امپیکٹس آنے والے وقت میں بھی ہوں گے؟ جن کنٹریز جو اونچا بولیں گے اس وقت, ملک اونچا بولیں گے اور آواز اپنی اٹھائیں گے, وہ ہے جو رشیا کے لیے بولیں گے پرو رشین کنٹریز, امریکہ کے لیے بولیں گے پرو امریکن کنٹریز یا پرو نیٹو کنٹریز. باقی جتنے ملک ہیں وہ خاموش رہیں گے میرے خیال سے. وہ میرے خیال میں نہیں اس جنگی حالات میں پڑھنے کے لیے تیار, اور پاکستان ان میں سے ایک ہے. پاکستان ان میں سے ایک ہے. ہمیں بالکل اس جنگی حالات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہم پڑھنے کے قابل ہیں, کیونکہ یہ جو جنگ ابھی ہوگی یہ دو سپر پاور کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, امریکہ نے ٹرپ نہیں دی, مگر امریکہ پورا انوالوڈ ہے, اور وہ اوپنلی انوالوڈ ہے. وہ جو چھپ نہیں رہے, ویسے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ٹرپ نہیں بھیجے, اپنے سولجرز نہیں بھیجے کہ رشین کے ساتھ جا کے لڑے, مگر وہ یوکرین ٹرپس کو, وہ آرمی ان کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یونائٹیڈ نیشن ہو, کہیں اور ہو, جو بولیں گے وہ پرو رشین کنٹریز ہوں گی اور پرو امریکن کنٹریز ہوں گی. جو نیوٹرل ہیں وہ نہیں بولیں گے, اور ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ امریکہ کو بھی پتا ہے, رشیا کو بھی پتا ہے کہ وار نہیں ہونی چاہیے, ڈپلومیسی کے تھرو سیٹل ہونا چاہیے, ان کو آپس میں بات کرنی چاہیے, یہ ان کو پتا ہے. ابھی وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ان کو فورس کرنے والا کوئی. جنرل صاحب, آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ سے گفتگو ہوئی یہ بین الاقوامی صورتحال اور تنازعات کے حوالے سے, آپ نے کہا کہ مفادات کی یہ جنگ ہوتی ہے. ہم اگر دیکھیں, امریکہ یورپ ایران سے تیل کا بڑا خریدار نہیں تھا, اس لیے مغربی معیشتوں پر اس کا بڑا اثر نہیں پڑا, مگر روس یورپ کو 35 سے 40% گیس کی ضروریات پوری کرتا ہے, جبکہ امریکہ کی 8% تیل کی ضروریات بھی روس کے ذریعے ہی پوری ہوتی ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے, کیا سرائیاں یہ کی جا رہی ہے ماہرین کی جانب سے, کہ مغربی دنیا کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر روس کو سوئفٹ کے نظام سے الگ کیا گیا تو اس کا اثر روس سے زیادہ ان کی اپنی معیشتوں پر پڑے گا. یہ ان سب کو پتا ہے, رشیا کو پتا ہے کہ ان کی وہ اکانومی کو کیا افیکٹ کرے گا. انہوں نے کاؤنٹر میجرز لیے ہوں گے. امریکہ کو ہوتا ہے کہ اس کے اور یورپین کنٹریز کے اوپر کون کون سے فائنینشیل افیکٹ آئیں گے. یہ چیز جو چل رہی ہے کافی مہینوں سے چل رہی ہے, یہ ایک دم سڈن ایکشن نہیں ہے.
انہوں نے پلان 100% بنائے ہوں گے کہ ہم جو رشیا سے لیتے تھے یا یوکرین سے لیتے تھے وہ بھی فلانی جگہ سے فلانی جگہ سے فلانی جگہ سے لینا پڑے گا. آخر جب یو ایس ایس تھا اس وقت بھی تو وہ اکانومی چل رہی, تو اکانومی میں انٹرنیشنل اکانومی میں دھکا پڑے گا, بالکل ہے, بالکل ٹھیک ہے, مگر اس کا حل کیا ہے؟ آئیڈیل نہیں ہے, آئیڈیل حل کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کو نقصان پہنچائے گا, مگر اپنا اپنا ملک, ہر ایک ملک اپنا اپنا لے کے سنبھالے گا. اس کا کوئی وہ جو کہتے ہیں نا آئیڈیل حل کوئی نہیں ہے, نہ امریکہ پاس ہے نہ رشیا کے پاس ہے, مگر وہ دونوں سپر پاور ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کرے. ٹھیک, جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, اور جنگوں کے ذریعے جو ہے کبھی بھی معاملات نہیں بہتر کیے جا سکتے, تو اسی لیے مذاکرات کے تحت ہی معاملات بہتر ہوتے ہیں. لیکن جو حملہ ہوا ہے یوکرینی حکومت کے اوپر, وہاں پہ جو مقامی شہری کافی خوف کا شکار ہے. صرف وہی نہیں بلکہ پاکستانی شہری بھی مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں. ایون کہ طلباء و طالبات جو وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے گئی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ کافی پریشانی کی صورتحال سے دوچار ہیں. دونوں ممالک کے درمیان جو تنازع ہے یہ کس طریقے سے حل ہو پائے گا, حل کی طرف جائے گا, کیا معاملات سامنے آئیں گے آئندہ آنے والے وقت میں؟ جو دنیا ان دو ممالک کے درمیان میں جنگ دیکھ رہی ہے, اپنا کیا رول پلے کر پائے گی, دیکھنا یہ باقی ہے. جنرل عنایت اللہ نیاز صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سیاست و ریاست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ارم چودھری کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.